दूसरी जंग अजीम और आज़ाद हिंद फौज के खात्मे तक नबी खान ने सायका के जानिसारों की सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी तरबियत ही की थी। उसके बाद वो लोग अमली मैदान में कूद पड़े। उसने सायका के मुख्तलिफ कमानदारों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप कर उन्हें मादरे कश्मीर की तरफ रवाना कर दिया। तकसीम हिंद के ऐलान तक सायका के मुट्ठी भर सरफरोश सारे कश्मीर में फैलकर अपने कदम मजबूती से जमा चुके थे। फिलवक्त उन्हें इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाने की हिदायत की गई थी। उसके बाद उन्हें अपनी असलियत को छुपाए रखते हुए मकामी आज़ादी पसंदों के साथ अमली जिद्दोजहद में शामिल होने का हुक्म मिला। ये उन लोगों की तरबियत थी जिसने उन्हें जल्द ही मुजाहिदीन के नज़दीक मुमताज़ कर दिया। इन्हीं सरबुलंदों में सजावल और हुसैन खान भी शामिल थे। ममदू को जब पूंछ में क़याम करने और डोगरा छावनी को दूध सप्लाई करने का हुक्म मिला, तब उसे इल्म हुआ कि मुजाहिदीन में हुसैन खान को एक मुमताज़ मकाम हासिल है। लेकिन अभी तक उसे हुसैन खान से बराह रास्त मुलाकात का मौका नहीं मिला था। उसे यकीन था कि हुसैन खान को यहाँ उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं है। उसे तो सिर्फ सजावल का पता था या फिर उस दरख्त की सीध में शुमाल की जानिब रखे बड़े से पत्थर का, जो शहर से बाहर जंगल को जाने वाले रास्ते के एक कोने में तेज रौ नाले के किनारे तनहा जाने कब से खड़ा अपने नगर के मकीनों की बेबसी का तमाशा देख रहा था। सजावल की तरफ से उसे जो पैगाम ज़बानी या तहरीर की सूरत में मिलता, ममदू उसे बड़े से पत्थर के नीचे दबा कर चला आता और अगले रोज वहीं से दूसरा हुक्म वसूल कर लेता। इंटेलिजेंस का ये महफूज तरीका जो वो लोग पैगामात की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल करते थे, नबी खान ने ही उन्हें बताया था। कभी कभी ये पुरस्रार तरीका उसे उलझाने लगता, लेकिन जब उसके पर्दा ज़हन पर नबी खान की शबीह उतरती तो उसकी सारी झुंझलाहट और उलझन यकसर गायब हो जाती और वो पूरी तरह मुतमईन होकर अपने काम में जुट जाता। उसे नबी खान से एक बेनाम सी अकीदत हो चली थी और अकीदत का ये रिश्ता हर नई सुबह बेदार होने पर ममदू गुजर को गहरा और अपने अंदर ही अंदर धंसता दिखाई दे रहा था। पिछले 2-2.5 साल में उसकी मुलाकात नबी खान से बमुश्किल 3-4 मरतबा हुई थी, लेकिन उसे उठते बैठते सोते जागते यही महसूस होता था जैसे नबी खान की पुरस्रार और तिलिस्माती कुव्वत की हामिल आंखों ने मुसलसल उसे अपनी जद में रखा हुआ है। सजावल मकामी थाने का सिपाही था और कभी कभी ममदू गुज्जर हैरान रह जाता था कि आखिर सजावल नबी खान से कैसे टकरा गया। फिर वो ये सोचकर खुद ब खुद मुतमईन हो जाता कि बज़ाहिर नबी खान के लिए किसी दूसरे आलम की मखलूक से कोई ताल्लुक पैदा कर लेना भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। ऐलान आज़ादी से पहले ही कश्मीर की सियासत के धारे ने जो अचानक पलटा खाया और जिस तरह अंग्रेज और हिंदू की मिली भगत ने उसे पके हुए फल की तरह भारत की झोली में डाल दिया था, इस बात ने उसकी नज़रों में नबी खान की अहमियत कई गुना बढ़ा दी थी। उसे रह रह कर कलकत्ता की साहिली आबादी की वो खोली याद आने लगती जहां कभी गुरु मनोहर लाल ने उसे और अमीर खान को हूबहू मुस्तकबिल की यही तस्वीर दिखाई थी। जालिम के अंदाजे कितने सही थे। पिछले दिनों जब वो सजावल का एक खत रात के अंधेरे में उस पत्थर के नीचे रख कर आया था तो उसका जवाब उसे 3 रोज बाद मिला। इस दौरान सजावल की तरफ से रिपोर्ट बंद हो गई थी और इस खबर ने ममदू गुज्जर को खासा परेशान कर दिया था कि सजावल गिरफ्तार हो चुका है। सजावल की गिरफ्तारी के बाद से उसे अपने गिरफ्तार होने का धड़का लगा रहता। गो के सजावल को उसकी क़याम गाह का इल्म नहीं था, लेकिन पूंछ कोई ऐसा बड़ा शहर भी नहीं था कि उसे ढूंढा ही न जा सके। उनकी तंजीम के किसी बाकायदा रुकन की ये पहली गिरफ्तारी थी। ममदू को उम्मीद यही थी कि अब उसे यहाँ से कहीं और चले जाने या रूपोश होने का हुक्म मिलेगा, लेकिन ये देखकर वो कुछ हैरान और परेशान भी हुआ कि उसे अमीर खान की आमद का मुजदा सुनाकर उसको बताए गए तयशुदा मंसूबे पर अमल करने के लिए कहा गया था। और आज अमीर खान आ गया। कहवे की प्याली में तीसरी मर्तबा कहवा उंडेलते हुए उसने अपने देरीना दोस्त को मुखातिब किया। कहाँ गायब रहे इतने दिन? उसने गहरी सांस ली। उसने कहा, यहीं श्रीनगर में। फिर यकायक मुझे गिलगित पहुंचने का हुक्म मिला। लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और यूं बेजारी का इजहार किया जैसे इस मौके पर वो इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करता। ममदू ने ये बात महसूस कर ली थी, इसीलिए उसने निहायत गैर महसूस अंदाज में गुफ्तगू का रुख बदल कर कलकत्ता की बातें शुरू कर दी। रात का दूसरा पहर हो चला था, लेकिन नींद दोनों की आंखों से गायब थी और दोनों ही एक दूसरे से मतलब की बात शुरू करने की तवक्को लगाए हुए थे, लेकिन दोनों ही जैसे गुफ्तगू का आगाज करने से हिचकिचा रहे थे। बिलाखिर ममदू गुज्जर ने ही हिम्मत की। बोला, मुझे मरकज की तरफ से बड़ी गैर मुबहम सी हिदायत मिली हैं, तुम शायद बेहतर बता सको। अमीर खान ने प्याली एक तरफ रखते हुए उल्टा हाथ मूंछों पर फेरा। ये उसकी पुरानी आदत थी जिसे वो अब तक खत्म नहीं कर सका था। उसने कहा, ममदू, मेरे साथ यहाँ 10 जांबाज आए हैं। 8 मकामी हैं और 2 श्रीनगर से। कल तुम मुझे भी अपने साथ छावनी ले जाओ। मकामी जराए से यही इत्तला मिली है कि राम सिंह सजावल को छावनी में ले आया है। बज़ाहिर तो वो मुसलमानों पर एतमाद करता है, लेकिन असलियत का इल्म उसे भी हो चुका है।
उसे इस बात का यकीन हो चला है कि पुलिस में मौजूद 90% मुसलमानों के दिल मुजाहिदीन के साथ और ज़बानें महाराजा के साथ हैं। खुसूसन ज़ोहरा और शेरू के फरार के बाद से तो उसका इंस्पेक्टर मीर पर भी एतबार उठ गया था। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद यहाँ हिंदू इंस्पेक्टर को लाया गया है। हालांकि उमूमन यहाँ मुसलमान इंस्पेक्टर ही रहता है, और अगर राम सिंह उसे थाने में रखता तो हमारे लिए मामला ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन अब बात दूसरी है। उसने रुककर लंबा सांस लिया और अपनी कही बातों का रद्द-ए-अमल ममदू के चेहरे पर तलाश करता हुआ दोबारा गोया हुआ। हमें असल में 2 काम करने हैं। ममदू जवाब में एक टुक उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने कहा, एक तो सजावल को उन मूजियों के पंजे से निकालना है और हुसैन खान की बात पूरी करनी है। ममदू ने हैरानी से कहा, कौन सी बात? वो बोला, उसने मेजर राम सिंह को पैगाम भेजा था कि अगर वो पूंछ से जल्दी ही न चला गया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। ममदू ने कहा, लेकिन उसके लिए ये काम इतना मुश्किल? अमीर खान ने उसकी बात काटी, कहा, हाँ उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हालात इतनी तेजी से बदल गए हैं कि उसके लिए इस मामले की तरफ तवज्जो देना अब मुमकिन नहीं रहा। अचानक ही भारतीय फौज ने मुदाखलत की और नबी खान ने उसे जम्मू बुला लिया। ममदू ने कहा, ठीक है अमीर खान। उसकी आवाज उस लम्हे कुछ बदली बदली दिखाई दी। बोला, बखुदा तुम कभी मुझे पीछे नहीं पाओगे। मैं इस रास्ते पर पेश आमदा कयामतों से खबरदार होने के बाद ही इस पर चला था। अमीर खान ने कहा, मेरे ख्याल से अब थोड़ा आराम कर लें। सुबह उठकर तुमने भैंसें भी दोहनी है और शायद 8 बजे तक दूध भी पहुंचाना है। ममदू ने कहा, नींद तो अब है नहीं और रात भी बमुश्किल 1 पहर बाकी होगी। खैर तुम कहते हो तो कमर सीधी कर लेता हूँ। उसने अपना दीवार से टिका सर चारपाई पर रखे सरहाने पर धर लिया और रजाई ओढ़ ली। उसकी मुखालिफ समत वैसी ही एक चारपाई पर बैठे अमीर खान ने भी यही अमल दोहराया। पूंछ से बड़ी सड़क के जरिए बारामूला की तरफ से कश्मीर जाने की बजाय उन्होंने एक ज़ेली रास्ता अपनाया था और अब वो लोग गुलमर्ग के रास्ते श्रीनगर जा रहे थे, जहां से उन्हें एक खुसूसी बंदोबस्त के बाद जम्मू की तरफ सफर करना था। इस खुसूसी बंदोबस्त का इल्म सिवाय हुसैन खान के और किसी को नहीं था, और अभी तक नबी खान की तरफ से उसे ऐसी कोई हिदायत भी नहीं मिली थी कि वो साइका को मुजाहिदीन में मुतारिफ करवाए। बसा औकात उसे नबी खान की जानिब से ऐसे अहकामात खासी झुंझलाहट में मुब्तला कर देते, लेकिन एक तो उसने नबी खान की साइका के कमांडर की हैसियत से वफादारी का हल्फ उठाया था, और दूसरी बात यह भी कि आज तक उसने नबी खान के जिस फैसले को अपनी दानिस्त में गलत समझा वो खिलाफ तवक्को सही साबित हुआ था। कभी कभी तो हुसैन खान को अपनी सोच से वहशत होने लगती, और आज भी उस पर कुछ ऐसी ही कैफियत सवार थी। उसने ख्यालात की यूरिश से बचने के लिए अपनी सोच का रुख बदला और अपने साथियों पर नजर दौड़ाई। वो लोग पिछले 3 दिन से मुतवातिर सफर करते आ रहे थे और श्रीनगर के बाहर मुकीम थे। अपना असलहा उन्होंने तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह अपने गर्म कपड़ों में छुपा रखा था और मुख्तलिफ टोलियों में बंटकर एक दूसरे के ताक़ुब में सफर करते यहाँ तक पहुंचे थे। हुसैन खान का जहन न चाहते हुए भी शेरू पर अटक जाता था। एक अजीब सी खलिश उसे कभी कभी कचोके देने लगती। वो यूं महसूस करने लगा था जैसे शेरू को अपने साथ लाकर उसने शेरू की माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। रात खासी बीत चली थी और उन्हें अपने अकब से कभी कभी राइफल या स्टेन गन के फायर होने की आवाज सुनाई देती। राइफल का धमाका इस अमर की निशानदही के लिए काफी होता था कि रात की तारीकी में भी पठान अपने शिकार से गाफिल नहीं, और गश्त पर मौजूद सिपाहियों में से जो बदकिस्मत भी उनकी रेंज में आ जाता उसे कैद हयात से निजात दिलाए बगैर नहीं रहते थे। दूर कहीं किसी भारतीय फौज के सेक्शन ने रोशनी राउंड फायर किए। शायद उन्हें हमलावरों की किसी पेट्रोल पार्टी का शक गुजरा होगा। अगरचे वो लोग मैदान से खासी दूर थे और बिल्कुल महफूज भी, फिर भी हुसैन खान ने इशारे से सबको किसी आड़ में हो जाने के लिए कहा था। उसने शेरू को अपने पास बुला लिया। दोनों अपने साथियों से कदरे हट कर बैठ गए। श्रीनगर की सर्दी हड्डियों में घुसी जा रही थी, लेकिन मुस्तकबिल के खदशात और आने वाले हालात के मुतल्लिक सोच ने वहां सर्दी गर्मी का एहसास खत्म कर दिया। उन लोगों को यहाँ आकर इल्म हुआ था कि उन्हें यहाँ से भेस बदलाकर मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में सफर करवाया जाएगा। उनका भेस क्या होगा, कौन सा रूप धारना होगा उन्हें, इस बात का इल्म सिवाय हुसैन खान के और किसी को नहीं था। हुसैन खान ने उसके चेहरे पर सरसरी नजर दौड़ाई। क्या सोच रहे हो, कोई याद तो नहीं आ रहा? उसने बड़ी शफकत से शेरू के कंधे पर हाथ रखा। शेरू ने कहा, नहीं चाचा, मैं अभी इतना बुज़दिल नहीं हुआ कि। हुसैन खान ने बड़ी तेजी से उसकी बात काटी। बोला, मेरा मतलब ये नहीं था शेरू, मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे असलाफ को भी जानता हूँ। लेकिन शेरू महसूस कर रहा था कि उसने झूठ बोला है। वाकई श्रीनगर पहुंचने तक उसका जोश खासा ठंडा पड़ चुका था और अब उसे रह रह कर ज़ोहरा याद आ रही थी। रवानगी के वक्त उसका बर्ताव ज़ोहरा से कितना जारहाना था, इसका एहसास उसे अब हुआ था। शेरू ने सोचा उसे ज़ोहरा से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आखिर वो एक औरत है, और ऐसी औरत जो बदकिस्मती से शेरू से मोहब्बत करती थी।
शेरू ने गुफ्तगू का मौजू बदलने में ही आफियत जानी। बोला, हम लोग जम्मू कब जाएंगे? हुसैन खान ने उसका फरार महसूस कर लिया। बोला, शायद कल रात को रवानगी होगी। शेरू ने बड़ी कड़वी सी बात कही। बोला, सुना है जम्मू के पूरे सूबे में बड़ा जुल्म हुआ है, हजारों बेगुनाह मुसलमान मारे गए हैं। हुसैन खान ने कहा, हाँ, बदकिस्मती से वहां हमारे साथी मुनज़्ज़म नहीं थे और डोगरों ने भी हमारी कम तादाद से फायदा उठाया। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले सिखों ने तो वो नामुकम्मल बात कहकर खामोश हो गया। फिर उसने शहर की समत से आने वाले रास्ते पर एक टॉर्च को 3 मरतबा मखसूस अंदाज से जलते बुझते देख लिया। बोला, तुम जरा यहाँ ठहरो, मैं भी आया। वो शेरू को शशोपंज में मुब्तला छोड़कर तेजी से अंधेरे की चादर में गायब हो गया। हुसैन खान ने पिस्तौल को फायरिंग पोजीशन में करके हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन उसका ये हाथ उस कंबल में छुपा हुआ था जिसने उसके सारे जिस्म को ढांप कर सर्दी का जोर खासा तोड़ दिया था। दूसरी जानिब उसकी आमद को शायद महसूस कर लिया गया था, क्योंकि उसने अपने सामने करीबन 15 गज दूर दोबारा उसी टॉर्च को जलकर बुझते देखा। इस मर्तबा टॉर्च से उसे बाईं समत इशारा किया गया। अभी वो बमुश्किल 10 गज ही आगे बढ़ा था जब उसके अक़ब में एक तेज सरगोशी गूंजी। हॉल्ट! हुसैन खान उन्हीं कदमों पर खड़ा हो गया। उसने फ्रंट कहने पर ही इक्तफा किया था, हाथ खड़े नहीं किए थे। वही आवाज उसके कानों में टकराई, पहचान। हुसैन खान ने ज़ेर-ए-लब कहा, मुसाफिर। सवाल हुआ, मंजिल? आवाज आई, साइका। उसके अक़ब में बोलने वाला मुतमईन होकर उसके सामने नमूदार हो गया। हुसैन खान ने कहा, साइका, और पिस्तौल जेब में रखकर अपना हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा दिया। दोनों चांद की मलगजी रोशनी में एक दूसरे की शक्ल बआसानी देख सकते थे। उनके अक़ब में अब फायरिंग की आवाजें मुसलसल बुलंद हो रही थीं। शायद कबायलियों ने रात के अंधेरे में ही श्रीनगर के मजबूत दिफा पर किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया था। श्रीनगर का बेकायदा और कई मील लंबा दिफाई पैरामीटर भारतीय फौज की मुकम्मल गिरफ्त में था और उसकी इब्तदाई 3 पलटनों ने जो अपने साथ भारी तोपखाना लेकर आई थी, बारामूला से उस समत आने वाली सड़क पर थोड़े थोड़े फासले पर रुकावटें खड़ी करके दिफाई मोर्चे कायम कर लिए थे। इन मोर्चों का तहफ़्फ़ुज़ भारतीय तोपखाने की फील्ड गन्नें कर रही थी। नौवारिद हुसैन खान के लिए अजनबी था। उसे इस बात की खुशी हुई कि साइका अपने कदम मजबूत कर रही थी और अब नाशना चेहरे भी उसमें नजर आने लगे थे। नौवारिद ने हुसैन खान से बगलगीर होकर कहा, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पूंछ के जियालों ने जिस दलीरी का मुजाहरा किया है, उसने सारे कश्मीर के मुसलमानों का मोराल बुलंद कर दिया है। हुसैन खान ने कहा, शुक्रिया दोस्त, हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, अपनी अपनी जगह कोई भी कमी नहीं कर रहा। नौवारिद ने कहा, नबी खान और आपके दूसरे साथी आपके मुंतजर हैं, रास्ता महफूज है, इत्मीनान से चले आइए। हुसैन खान ने नौवारिद से कहा, ठीक है, तुम ठहरो, मैं अपने साथी को लेकर आता हूँ। और वो लंबे लंबे डग भरता वापस आ गया। थोड़ी ही देर के बाद वो अपने साथियों में मौजूद था। उसने अपने गिरदा गिर्द बैठे कश्मीरी मुजाहिदीन से खिताब किया। कहा, मैं शेरू के साथ जा रहा हूँ। तुम लोगों को पेश आमदा हालात के मुताल्लिक हिदायत दी जा चुकी हैं। हम लोग पूंछ से यहाँ तक अपने सर हथेली पर रख कर आए हैं। हमारी नियतों का खुदा गवाह है। अगर मेरे साथ धोखा हो जाए और तुम्हारी तरफ आने वालों में शेरू या मैं शामिल न हूं, तो बुज़दिलों की तरह हथियार फेंक कर गिरफ्तार न होना, लड़ते हुए बारामूला की तरफ पसपा हो जाना। अगर दुश्मन इतना मौका भी न दे तो अपनी शुमाल की समत पसपाई करते हुए अक़ब से भारतीय फौज को जा लेना। इस तरह तुम्हारा मरना भी इंशाअल्लाह मुबारक साबित होगा। बखुदा अगर तुम में से कोई नामुराद बनकर लौटा तो अपनी माओ बहनों को तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, वो तुम्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगी। फी अमानिल्लाह। वो शेरू का हाथ पकड़कर अंधेरे की चादर में रिंग गया। उसने शेरू को भी सिर्फ मकामी मुजाहिदीन का हवाला दिया था। साइका से बाकायदा तारुफ की जिम्मेदारी उसने नबी खान पर ही डाली थी। नौवारिद उनके आगे आगे चल रहा था और दोनों उसके पीछे दबे कदमों, मोहतात और खबरदार चले आ रहे थे। श्रीनगर की गलियां, मोहल्ले महाराजा और भारतीय फौजियों के साथ साथ अब जाली शेर कश्मीर शेख अब्दुल्लाह के कायम करदा अमन ब्रिगेड के रजाकारों से भी, जिन्हें होम गार्ड्स का नाम दिया गया था, अटे नजर आ रहे थे। सारी रात वो लोग मकामी गैर मुस्लिमों की हिफाजत के लिए उनके घरों और कारोबारी मराकज़ के गिरदा गिर्द मुसल्लह गश्त करते रहते। दूसरी तरफ कश्मीर के हर उस इलाके में जहां मुसलमान अक़लियत में थे, उनके सरों की फसल बड़ी बेरहमी से कट रही थी और कश्मीर का बनस्पति शेर श्रीनगर के मुसलमानों के सामने नाम नेहाद अमन और भाईचारे का ढंढोरा पीट कर मजलूमों के इस खून को क़याम अमन के लिए ज़रूरी करार दे रहा था। तब किसी ने उससे ये न पूछा कि आखिर कुर्बानी के बकरे बेगुनाह मुसलमान ही क्यों हैं। अगर अमन की काली माता को खून की भेंट चढ़ाना ज़रूरी ही था, तो क्यों न इन कश्मीरी पंडितों और डोगरों का बलिदान किया जाए, जो जालिम होते हुए भी मजलूम थे। अलसुबह जब कश्मीर के नंगे हुस्न पर छाए बदबख्ती के कोहरे की चादर में से सूरज की लहू रंग किरणें अपना रास्ता बनाने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी,
तो श्री नगर के एक गुंजान आबाद इलाके हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर बनी बज़ाहिर एक बेकरी की दुकान के बाहर सर्दी में ठिठुरते 3 कश्मीरी मुजाहिद अपने सरबुलंद अज़ाइम को अमली रूप देने के इम्कानात का जायजा ले रहे थे। दरवाजे पर बना एक छोटा सा चौकोर लकड़ी का तख्ता अपनी जगह से फिसला। किसी पुरतफक्कुर माथे पर फैली गहरी लकीरों तले घनी भवों में धंसी 2 सुर्ख आंखों ने बैरूनी माहौल का जायजा लिया। 9 वारिदों से खुफिया अल्फाज का तबादला किया और मुतमईन होने के चंद ही लम्हे के बाद दरवाजा खोलकर उन्हें निगल लिया। पूंछ मुजाहिदीन के मुकम्मल मुहासरे में था और अमलन शहर में उन्हीं की हुकूमत कायम थी। सिर्फ दिफाई नौयत के अहम मकामात और जेल थाने वगैरह अभी तक डोगरा साम्राज्य की गिरफ्त में थे। शहर के एन वस्त में कायम एक आरजी छावनी के बाहर 2 कश्मीरी गुज्जर जिनके कंधों पर दूध के पीतल के बड़े बड़े बर्तन रखे थे आकर ठहर गए। ममदू गुज्जर ने बैरल के सामने ऊँघते सिख हवालदार को मुखातिब किया। सलाम साहब जी। पहरे पर मौजूद हवालदार ने हस्बे मामूल रट्टे रटाए फिक्रे दोहराए। बोला, और सुना भाई ममदू, क्या हाल है? दूध में पानी डाला है या अभी डालेगा? ममदू ने कहा, महाराज जी सारी जिंदगी हराम नहीं खाया, अब तो कब्र में टांगे लटक रही हैं। हवालदार ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, ओए ये कौन है तेरे साथ? ममदू ने कहा, रिश्तेदार है सरदार जी, उधर जम्मू में था बेचारा, मेरी तरह अकेला ही है, डर कर मेरे पास भाग आया है। हवालदार के सामने खड़े संतरी ने मुदाखलत की। बोला, ओए उधर ही कहीं मर खप जाता, सालो अब तुम्हारा पाकिस्तान बन तो गया है, फिर ये मुसले यहाँ क्यों मरने आ रहे हैं? सियालकोट क्यों नहीं चले जाते? ममदू ने महसूस किया कि उसकी बात सुनकर हवालदार को दुख हुआ है। हवालदार बोला, ओए ज्यादा बकबक न क्या कर, फौजी बन फौजी और डिसिप्लिन सीख। जब अफसर किसी से बात कर रहे हों तो बीच में बकवास नहीं करते। मैंने भी 15 साल फौजी नौकरी की है, झक नहीं मारी। अगर तेरी सियासत बंद न हुई तो साले पिट्ठू लगवा दूंगा, याद रखियो। हवालदार ने संतरी को इस बुरी तरह लताड़ा कि उसकी घिग्गी बंद गई। उसने कांपते हुए हाथ बांधे। क्षमा कर दो हवालदार जी। सिख हवालदार ने ममदू से कहा, जा यार ममदू, इस साले ने सारे मूड का सुबह ही सुबह बेड़ा गर्क कर दिया, जाने बाकी सारा दिन कैसे बसर होगा। अमीर खान ने जो उसके पीछे था हवालदार के करीब से गुजरते हुए कहा, शुक्रिया सरदार जी। जो संतरी को राइफल सीधी करके फौजियों की तरह पहरा देने का हुक्म दे रहा था। उनका रुख छावनी के मेस की तरफ था। रास्ते के दोनों अतराफ में फौजी ट्रक किसी भी खतरनाक और हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हमावक्त तैयार खड़े थे। उनके गिरदा गिर्द सर्दी से ठिठुरते डोगरा फौजी अपनी राइफलें दोनों टांगों के दरमियान खड़ी किए अपने हाथों को एक दूसरे के साथ जोर जोर से रगड़ते हुए उनमें बिजली पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे।